स्वागत है आपका एटीन और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार गिरावट पर आज ब्रेक लगी है और आज सेंटिमेंट भी काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी है करीब 150 अंक ऊपर और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 60,000 के आंकड़े को निफ्टी बैंक ने फिर से क्रॉस कर लिया है। लगभग 525 अंकों के आसपास का बढ़िया उछाल आज के सत्र में हम देख रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी है सॉलिड। 1600 शेयर ऊपर है, 1200 शेयर हैं आज के सत्र में कमजोर, लेकिन आज का पूरा हम कह सकते हैं कि जो लाइमलाइट है उसे चुराया है आईटी शेयरों ने और इन्फोसिस की अगुवाई में तमाम आईटी शेयर आज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस में प्रॉफिट तो थोड़ा डिप हुआ, हमने देखा नए लेबर कोड के चलते, लेकिन जो गाइडेंस है उन्होंने रिवाइज किया है अपवर्ड्स और उस रिवाइज्ड गाइडेंस के चलते ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बुलिश हो गए हैं इन्फोसिस के शेयर को लेकर और शेयर भी 5% ऊपर है। जिस तरह से एडीआर में हमने उछाल देखा था अमेरिका में, तो क्लियर तो हो गया था कि भारत में पिक्चर किस तरह की रहने वाली है और आज एग्जैक्टली हम ऐसे ही होते हुए देख रहे हैं। इन्फोसिस से टॉप लीडर निफ्टी का लगभग 5.25% के आसपास के गेंस आपको नजर आएंगे और इन्फोसिस के अलावा टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, ये तमाम शेयर आज आपको बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। ये सारे के सारे शेयरों की लिस्ट आपके सामने है। कंजम्पशन हो गया, फार्मा हो गया, थोड़ा सा वहां पर आपको पेन दिखाई देगा। सिप्ला 2% नीचे, इटर्नल 1.5% नीचे, सन फार्मा करीब 1.25% नीचे, आईटीसी में थोड़ी सी नरमी आपको नजर आएगी और जियो फाइनेंशियल नतीजों के बाद आज हम देख रहे हैं कि 1% की गिरावट के साथ आपको फिर से कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो बाजार में आईटी शेयरों का पूरा दम है और आईटी के अलावा हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल मार्केट वाले जो शेयर हैं, चाहे एक्सचेंज वाले हों, चाहे ब्रोकिंग फर्म वाली कंपनीज हों या फिर एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड का कारोबार करने वाली कंपनीज, ये सारे के सारे बज कर रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी हो गया, आईसीसी प्रो एएमसी हो गया, एंजल वन हो गया, ये शेयर आपको 4, 5, 7% की दौड़ लगाते हुए आज के सत्र में आपको दिखाई देंगे और एंजल वन लीड कर रहा है एफएनओ पैक को लगभग 7.5% की अच्छी तेजी शेयर में है और हर फ्रंट पर कंपनी के जो नतीजा हैं काफी दमदार दिखाई दे रहे हैं। आगे इसकी भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि परसों के सत्र में यानी कि बुधवार को हमारे एक्सपर्ट ने आपको कौन से शेयर खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए कहा था एफएनओ में और आपकी कमाई कैसी हुई, रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे सबसे पहले। तो हमारे एक्सपर्ट थे गौरव शर्मा, बुधवार को हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कुछ बढ़िया शेयर आपको सुझाए थे। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर वेदांता 1.5% चला लगातार, हमने देखा कि वेदांता के शेयर में रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर जा रहा है। एलआईसी हाउसिंग में 0.5% के गेंस, सीएल में 0.5% के गेंस। तो बाजार में उस दिन क्या था कि थोड़ा सा माहौल नेगेटिव था, ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करने में दिक्कत आ रही थी। बावजूद उसके ये जो शेयर है आपको इन्होंने कमाई करा के दी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर रिटर्न आज के सत्र में आपको मिले और उनकी बातचीत हम करते हैं और अपने एक्सपर्ट को हम जोड़ते हैं साथ में। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल। सहज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका एटीन और स्वदेश पर। सहज भाई, 25,800 का एक हर्डल था, आज निफ्टी ने कम से कम उसको पार कर लिया है, हालांकि उसी के अराउंड हम कारोबार होते हुए फिलहाल देखेंगे। निफ्टी बैंक मजबूत था निफ्टी के मुकाबले, 60,000 के आंकड़े को आज फिर से पार कर लिया। आपके राय इंडेक्स को लेकर और इंडेक्स में भी जरा दोनों बताइएगा, क्या निफ्टी बैंक अभी भी आपको बेहतर लग रहा है निफ्टी से? जी नमस्कार आपको और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। मार्केट आया है, निफ्टी 50 आपका 25,800 के आसपास जरूर आ गया है और बहुत अच्छा उछाल दिया है। पर यदि हम पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो मेरा ये मानना है 25,900 एक थोड़ा सा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, ये कहने के लिए कि आपकी जनवरी सीरीज में बहुत ज्यादा और पैनिक आने की आवश्यकता को यदि हमें नेगेट करना हो तो मैं पर्सनली हमारा एनालिसिस ये सजेस्ट कर रहा है कि 25,900 के ऊपर मार्केट एक बार सस्टेन करके क्लोजिंग कर जाता है तो आप और कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भाई डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाएगी और फिर आप अपसाइड में मे बी दोबारा एक नए हाई की तरफ की चाल चलने की क्षमता रखेंगे। तो थोड़ी सी अलग राय है मेरी, बट 25,900 काफी क्रिटिकल है हमारे लिए सस्टेन कर क्रॉस करना। दूसरी बात बैंक निफ्टी की, जैसे आपने बात करी अभिषेक जी, एकदम सही बात है, बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है और आई थिंक वो इंडेक्स ने जितना निफ्टी में वोलेटिलिटी आया, वीकनेस आया, उतना इसमें हमें सेलिंग प्रेशर नहीं देखने मिला है। कहीं ना कहीं आपके जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने एक लीडरशिप लेके रखी है और सस्टेन कर रहे हैं। आज के दिन में भी एसबीआई आई थिंक काफी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी मेरा मानना है पॉजिटिव ही है और इसमें एक ट्रेडिंग बेट फिर भी ले सकते हैं। यहाँ पे 59,500 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट दिख रहा है
और सबसे पहले इनिशियल टारगेट इसका 60,500 रहेगा, बट आई थिंक फिर अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 61,000 तक जाने की भी बैंक निफ्टी में क्षमता है। तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है और वहां पे हम ट्रेडिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज जरूर देख सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इंडेक्स का पूरा व्यू हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा आप सहज ये बता दीजिए कि आज के लिए आप कौन से शेयरों पर बुलिश हैं, क्या खरीदना है फ्यूचर्स में? जी, अगेन मेरा एक बहुत ही सिंपल फंडा रहा है। मार्केट क्या है, आज अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई हर एक स्टॉक के पीछे भागिए। हमारे लिए वैल्यू बहुत जरूरी है और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा का वैल्यू को यदि ध्यान में रखें, अनलेस आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बात अलग हो जाती है। तो दो अपॉर्चुनिटी है, दोनों में हमें वैल्यू अच्छी दिख रही है। एक थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से है, स्टॉक का नाम है डिलीवरी। आई थिंक इसमें इसका जो ओवरऑल फंडामेंटल व्यू भी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। हमारा ही इनफैक्ट इसमें 550 के ऊपर का टारगेट है। पर ट्रेडिंग की दृष्टि से भी ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अभी 406 407 के आसपास चल रहा है। मेरा ये अनुमान है कि इसमें जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है वो 380 के सपोर्ट के साथ बरकरार रहना चाहिए और ऊपर की तरफ में इनिशियल टारगेट इसका 450 का रहेगा। 450 भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये काफी महीनों का जो ट्रेडिंग का अपर बैंड है तो उसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक स्टॉक जो इसमें वैल्यू भी है वो डिलीवरी है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है वो थोड़ी लंबी अवधि का है, वहां पे होल्डिंग पीरियड भी थोड़ी लंबी रहेगी, वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। अगेन स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में है और इसने अपने कोई भी पैरामीटर्स को नेगेट नहीं किया है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से इसमें आप 6,700 का सपोर्ट मानकर चलिए और ऊपर की तरफ में 8,500 तक का इसमें एक ट्रेड बन सकता है। फंडामेंटली अगेन इसमें हमारा ध्यान 9,150 का है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स के हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल्स भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, ये स्टॉक्स होंगे जिस पर बुलिश है सहज जी। सहज जी से आगे भी हम कुछ शेयरों पर हम चर्चा करेंगे कि एफएनओ में आज आपके लिए कहां पर और मौके बनेंगे। ये तो सहज जी के पसंदीदा शेयर आपके सामने हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वो डिसीजन आया है फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट डील मामले में टाइगर ग्लोबल की हिस्सेदारी को लेकर। टाइगर ग्लोबल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 2024 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। यानी अब 2018 में फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट को हिस्सा बिक्री पर हुए मुनाफे पर अमेरिका की कंपनी टाइगर ग्लोबल को अब कैपिटल गेन्स टैक्स भरना होगा। इस मामले को जरा अच्छे से समझते हैं कि मामला क्या था। हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन अटॉर्नीज के एग्जीक्यूटिव पार्टनर एल बद्रीनारायणन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिस्टर नारायणन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 89 स्वदेश पर। सर, ये मतलब मामला कोई ऐसा पेचीदा था नहीं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मॉरिशस रूट का इस्तेमाल करती हैं भारत में निवेश करने के लिए, और ये टाइगर ग्लोबल ने 2011 से 2015 के बीच में स्टेक लिया, बाद में लग्जमबर्ग की कंपनी में उसको ट्रांसफर कर दिया था। आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आगे के लिए भी ये प्रेसिडेंस सेट करेगा? किस तरह से आप इसको एसेस कर रहे हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद सब लोगों को एंड गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है टाइगर ग्लोबल में, ये ट्रांजैक्शन जैसे आप जानते हैं फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के डील के टाइम पे टाइगर ग्लोबल एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था फ्लिपकार्ट में, और उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2018 के पहले। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज उसके बाद हमारा जो इंडो मॉरिशस ट्रीटी है वो अमेंड हो गया था। बट हमारे ट्रीटी में ये बोला गया था कि इसको हम ग्रैंडफादर करेंगे। ग्रैंडफादर का मतलब ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर 2018 के पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, इंडिया उस पर कैपिटल गेन्स नहीं मांगेगा, और जो भी टैक्स है वो मॉरिशस में भरना पड़ेगा, और मॉरिशस का जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो पहले से ही जीरो रहा। तो इन्वेस्टर्स उन ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं भरते थे। ये इंडिया का ही एक माध्यम था टू इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए इंडिया में, ताकि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो स्टार्टअप मार्केट में, फंड्स मार्केट में, अच्छा रिटर्न दे इन्वेस्टर्स को, ताकि हमारा इकोनॉमी बढ़े। अब ये जो जजमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि ये कहता है कि इंडिया का जो टैक्स सॉवरेनिटी है
जो हमारा हिस्सा है, हमारा जो पावर है कंट्री का किसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स भरने के लिए, वो किसी ट्रीटी के नीचे नहीं आ सकता है। और जो ट्रांजैक्शन हुआ है टाइगर ग्लोबल का 2018 के पहले इन्वेस्टमेंट, बट जो निकले थे एग्जिट, उसके बाद में उस पे इंडिया टैक्स लगाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है बिकॉज ये कहता है कि हम ये देखेंगे कि आपका जो रेसिडेंसी है वो मॉरिशस का रियली है कि नहीं। जस्ट बिकॉज आपके पास एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, उससे ये नहीं लागू होता है कि जो टैक्स होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया मॉरिशस ट्रीटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पहले हम सारे टैक्स एक्सपर्टों का मानना था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, और डिपार्टमेंट का अपना सर्कुलर था कि अगर एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो एक कंट्री दे दे और अगर आपके कुछ मीटिंग्स वहाँ पे हो, देन हमारा ये मानना है कि वो कंट्री ही एक रेजिडेंसी कंट्री है जिससे ये लगेगा। सो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। एक इम्पैक्ट है टैक्स जूरिस्प्रूडेंस पे, कि कैसे ये लागू होगा बाकी इन्वेस्टमेंट जो टाइगर के हैं और बाकी जो इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है उन सबको अपना कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट इसमें आएगा। एंड सेकंड इज एट अ ग्लोबल लेवल, इन्वेस्टर्स जैसे हमारा वोडाफोन मोमेंट था जब हम जीते थे वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस कपाडिया ने जो दिया था, ये एक मोमेंट है जहाँ पे जस्ट लाइक एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया था वोडाफोन में। ये इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी थोड़ा ध्यान से देखेगा कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसा एक जजमेंट आए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे। ये है कि आफ्टर 2018 काफ़ी फंड्स मॉरिशस के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करते इंडिया में, बट अभी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से आते हैं और बाकी कंट्री से भी आते हैं। इट दिस मे हैव एन इम्पैक्ट, इसमें इम्पैक्ट होने की पूरी संभावना है। मिस्टर नारायणन, बिल्कुल आपने जो कहा कि टीआरसी जो था, जो कंपनी ने टाइगर ग्लोबल ने जो दिखाया था, उसको इनकम टैक्स विभाग ने भी मानने से इनकार कर दिया था और ये साफ साफ कहा था कि मॉरिशस की जो कंपनी थी उसको बिल्कुल मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया गया। आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी मॉरिशस से निवेश कम हो गया है, लेकिन इस तरह के निवेश तो और भी जरिए हैं। आपको क्या लगता है कि जो विदेशों से जो पैसा आ रहा है, जो भारतीय कंपनीज में स्पेशली स्टार्टअप्स में जो पैसे आ रहे हैं, क्या उस पर आप असर देख रहे हैं आगे चल के? असर आएगा बिकॉज पता होना, आपको तो पता है कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो काफ़ी डेप्रिशिएट होता है। देयरफॉर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे जो टैक्स रेजीम है उसको काफ़ी क्लोजली देखते हैं। नाउ जो नए इन्वेस्टर हैं उनको अभी समझ आ गया है कि इन्वेस्टमेंट मॉरिशस के माध्यम से करेंगे या सिंगापुर के माध्यम से करेंगे तो उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 2018 के बाद ये हो चुका है। फिर भी मेरा मानना है कि ये जजमेंट इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा बिकॉज एक हमारे जो कंट्री में टैक्स सर्टेनिटी है कि अगर ये टैक्स लगना है तो इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। अ, उस पे ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है बिकॉज हम सबका मानना था कि ये ट्रांजैक्शन, और ये जो ट्रांजैक्शन सिंगापुर लग्जमबर्ग सिंगापुर मॉरिशस सिंगापुर काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। तो हमें ये काफ़ी क्लैरिटी थी कि ऐसा एक ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। जैसे ये चेंज हुआ ऐसे और भी ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे इम्पैक्ट हो सकता है। और जो बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इज दैट काफ़ी ट्रांजैक्शंस हुए हैं प्रायर 2018 जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट रीओपन करने का सोच करेगा। तो ये जो है एक अनसर्टेनिटी आता है इन्वेस्टर के मन में कि हम कुछ बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर 10 साल के बाद कुछ चेंज हो जाता है, फिर केसेस रीओपन होते हैं, फिर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कैसे, तो दिस दिस कुड हैव एन इम्पैक्ट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आएंगे स्टार्टअप मार्केट में, फ्रॉम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। मिस्टर नारायण, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे।
पहले भी डीटीए को लेकर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं, मामला गर्म रहा है और अब ये मामला आ गया। अब इसमें तो सीधे तौर पर ये था कि नहीं, ओनरशिप चेंज हो रही थी कंपनी की, तो ये टैक्स की लायबिलिटी थी। अब इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुना भी दिया। बहुत सारे ऐसी होती हैं कि पीए फंड्स का इन्वेस्टमेंट होता है, आईपीओ के जरिए फिर वो एग्जिट लेते हैं या फिर ऐसे ओपन मार्केट में अपने स्टेक बेचते हैं। क्या उस पर भी आप कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड कोई असर देख रहे हैं, और कुछ ऐसे मामले जो आपके नजर में हो जिस पर आगे हम इम्पैक्ट आते हुए देख सकते हैं? ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ये जजमेंट से आता है। आपको अभी एक कॉन्सेप्ट सुनाई दिया होगा कॉल्ड गार, विच इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये रूल ये कहता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसका सिर्फ या मेन मोटिव टैक्स बचाने का हो, देन इन दैट सिचुएशन वो ट्रांजैक्शन को हम अंडू कर देंगे, या तो जो टैक्स उसमें बचा है वो हम रिकवर करेंगे। ये जब शुरू हुआ था, दिस वाज टू एंश्योर कि लोग ये जो टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं या कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं बस टैक्स करने के लिए अवॉइड करें। ये जजमेंट के बाद ऐसा हो सकता है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये जो गार का एप्लीकेशन है वो बढ़ा के जहां पे भी कोई टैक्स का बेनिफिट हो वहां पे जाके बोल सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन टैक्स के जरिए के लिए किया है एंड इस पे ये टैक्स भरना है, या तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होना है। इससे काफी अनसर्टेनिटी हो सकती है इन केसेस ऑफ अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज एनसीएलटी पे। It can have an impact on P investments which are doing on some basis carry forward of losses, उस पे ये impact हो सकता है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा impact जो ये जजमेंट का हो सकता है, एक हमारा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, किसको प्रूव करना है कि टैक्स लगना है नहीं लगना है। हमारा जो मानना था कि टैक्स जो लगता है उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो टैक्स डिपार्टमेंट पे होता है। बट ये जजमेंट के बाद जब आप टीआरसी या अदर फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस, जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है, अगर आप उसको अवॉइड करके बस सब्सटेंस को देखेंगे तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स पेयर पे चला जाता है। उसका काफी इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में। तो मेरे ख्याल से ये जो जजमेंट है इसका इम्पैक्ट, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट से आया है, ये जो जजेस हैं बहुत रेस्पेक्टेड जजेस हैं, हमें उनका बहुत मानना है। तो अगर उनको ये टैक्स सॉवरेनिटी, गार, बर्डन ऑफ प्रूफ सर्कुलर जो डिपार्टमेंट से आया है वो कुछ दिनों के बाद, अमेंडमेंट्स के बाद इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, इन सबका काफी इम्पैक्ट हो सकता है बियॉन्ड जस्ट टाइगर ग्लोबल एंड द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, बट ऑन ओवरऑल बेसिस। तो आई थिंक दिस विल हैव ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड मे बी अ फ्यू इयर्स काफी इम्पैक्ट हो सकता है जनरली ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो इसीलिए ये जजमेंट काफी क्लोजली वॉच किया था सब लोगों ने, हम सब लोगों ने इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ सिमिलर केसेस हैं जो आने वाले हैं। तो हमारा ये भी मानना है कि मे बी दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट, बट यस दिस इज ये काफी इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द एंटायर टैक्स वर्ल्ड। ठीक है मिस्टर नारायण, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने साफ साफ कह दिया है कि जो टीआरसी होगा यानी कि टैक्स रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट होगा वो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं है, और ये पूरी तरह से गार यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का मामला बनता है और टैक्स तो देना पड़ेगा भारत में। सर बहुत शुक्रिया, हमने आपने समय निकाला और इस मुद्दे पर आपने विस्तार से बारीकी से इसको समझाया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो हमारे साथ सहजी बने हुए हैं, थोड़ा समय तो कम है लेकिन क्विकली कुछ और ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। और बाजार में देखने की आज
अच्छी तेजी है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, उस पर आप नजर रखिएगा। निफ्टी फिर से आ गया है 25,800 के नीचे। निफ्टी बैंक की जो गेंस रह गए हैं वो रह गए हैं करीब 450 अंकों के, और 60,000 के आसपास आके आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है ना, वो थोड़ी सी बड़ी है। 1300 शेयर तेजी वाले हैं, 1350 शेयर गिरावट वाले हैं, 1550 शेयर हम देख रहे हैं कि इस वक्त तेजी वाले आपको नजर आएंगे। कुछ ऐसे शेयर जहां पर आज हम स्ट्रांग अप मूव देख रहे हैं, जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं। और सहज जी, थोड़ा ना समय कम बचा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने आ गया था, उसके बारे में चर्चा हमें करनी पड़ी। एक राय जरा आप मुझे ना आरबीएल बैंक को लेकर दीजिए। आरबीएल बैंक में हम देख रहे हैं कि एक्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि चलने के लिए तैयार है शेयर फिर से ये? जी, आरबीएल बैंक ने एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन दिया है पिछले 2 से 3 महीनों में। और उसका टेक्निकल सेटअप फिलहाल के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक आज की चाल की वजह से थोड़ा सा इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फॉर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर भी मेरा ये मानना है कि 295 का इसका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, और ये सपोर्ट के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ में पहले तो 335 की तरफ जा सकता है, 335 की तरफ और फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। तो सेटअप जरूर पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स मान के चल सकते हैं। एज ए ट्रेडर 295 का सपोर्ट इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 295 का सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है आरबीएल बैंक के लिए। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, समय अब आगे की इजाजत नहीं दे रहा है। सहज जी, आपसे कभी और फिर से विस्तार से हम बातचीत करेंगे सर। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए और अपने अपने ट्रेड्स बताए, इंडेक्स पर आपने अपना व्यू भी दिया। फिलहाल इतना ही। निफ्टी 130 अंकों पर, निफ्टी बैंक करीब 450 अंक ऊपर आपको नजर आएंगे। ऊपरी स्वरों से थोड़े से दबाव हम देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका शो लेकर आएंगे, यानी कि योर स्टॉक्स। आप बाजार से जुड़े, अपने शेयरों से जुड़े सवाल जरूर पूछिए,